तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 21A को जो है ये आपके किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो देखिए अगर अनुच्छेद 21A की बात कर ले तो ये जो आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और इसे जो आपका अनुच्छेद 21A में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो वो दिया गया है। और ये जो अधिकार है ना ये आपके मौलिक अधिकार के तौर पर जो है ये गारंटी जो वो प्रदान करता है। और इस अधिकार को जो है ये आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था और इसके जरिए जो है आपका जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21A के जरिए ही जो है शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए जो है संसद ने वर्ष 2009 में जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है ना ये पारित किया था। और ये जो अधिनियम है ना यानी राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है ये आपका 1 अप्रैल 2010 से जो ये आपका लागू हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 86वें संविधान संशोधन से भी जो है आपका एक और प्रश्न जो वो देखने को मिला था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या देखने को मिला था ये तो मुझे नहीं पता चल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था और इसी अधिनियम के जरिए जो है हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को भी जो वो आपका जोड़ा गया था। तो ये तो आपका मौलिक कर्तव्य का हो गया। अगर बात कर ले डीपीएसपी का अनुच्छेद 45 को भी जो है इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। तो दूसरा क्वेश्चन जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि द टर्म द्वाब मीन्स यानी द्वाब शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। तो देखिए द्वाब का जो मतलब होता है ये लैंड बिटवीन टू रिवर्स यानी दो नदियों के बीच की भूमि को जो है ये आपका द्वाब जो वो कहा जाता है। तो दो नदियों के बीच की भूमि आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका द्वाब जो शब्द है ना ये आपका फारसी से जो वो लिया गया है और इसका जो इस्तेमाल है ये आपका खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सोशल वेलफेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ विच प्रिंसिपल्स यानी भारतीय संविधान में सामाजिक कल्याण निर्देशक सिद्धांत मोटे तौर पर जो है ये आपके किस सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी यानी आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है आपके 3 सिद्धांतों में की श्रेणी में जो ये आपका बांटा गया है। और वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला आपका गांधीवादी सिद्धांत है, सेकंड आपका जो वो समाजवादी सिद्धांत है और थर्ड आपका उदारवादी सिद्धांत है। तो इसमें आपका क्वेश्चन में शायद नहीं पूछा गया था कि डीपीएसपी में कौन सा आपका सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। तो शायद आपका नेहरू जो है वो दिया गया था नेहरूवादी सिद्धांत। तो शायद नेहरूवादी सिद्धांत ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गांधीवादी सिद्धांत में जो है कौन कौन से अनुच्छेद आ जाते हैं। तो देखिए गांधीवादी सिद्धांत में आपके अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और 48 ये सभी जो अनुच्छेद है ना ये आपके गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में जो है ये आपके वर्गीकृत जो वो किए गए हैं। इसके अलावा अगर समाजवादी सिद्धांत की बात कर ले तो देखिए ये जो सिद्धांत है ना ये आपके समाजवाद की विचारधारा पर विचार करते हैं और ये जो आपके सिद्धांत है एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा भी जो वो तैयार करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर उदारवादी सिद्धांत की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका उदारवादी सिद्धांत है ना ये आपके उदारवाद के विश्व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व जो वो करते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है और मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूं कि डीपीएसपी के जितने भी अनुच्छेद है ना आपके 36 से 51 तक आप उसे जो वो जरूर देखकर जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विशाल स्नानागार की जो खुदाई है ना ये किस हड़प्पा स्थल से जो ये आपका किया गया था। तो देखिए विशाल स्नानागार की जो खुदाई है ना ये आपका मोहनजोदड़ो से जो है ये आपका किया गया था। तो मोहनजोदड़ो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मौर्य वंश के शासकों का क्रम जो वो पूछा गया था। तो देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है ये आपका 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो वो किया गया था। यानी मौर्य वंश के जो पहले शासक रहे थे ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य रहे थे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार जो ये आपके मौर्य वंश के शासक बने थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपके बिंदुसार बने थे, उसके बाद आपके सम्राट अशोक बने थे, उसके बाद आपके दशरथ मौर्य बने थे, उसके बाद आपका संप्रति बने थे, इसके अलावा शालीशुक इसके बाद बने थे, उसके बाद आपके देववर्मन बने थे, फिर आपके जो है सत्यधनवन मौर्य बने थे और लास्ट में जो आपके मौर्य वंश के जो शासक थे ना ये आपके बृहदत्त मौर्य थे। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने तो आपको बता दिया मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो वो किया गया था। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ देता है कि मौर्य वंश से पहले जो आपका कौन सा वंश था। तो देखिए मौर्य वंश से पहले जो है ना आपका नंद वंश था और नंद वंश के ही शासक को धनानंद को हराकर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो वो किया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन रहे थे तो ये आपके धनानंद रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सम्राट अशोक को जो है ना ये आपका व्यापक रूप से इतिहास में सबसे महान भारतीय सम्राटों में से जो है एक माना जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन रहे थे या फिर मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया था तो देखिए मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे ना ये आपके बृहदत्त मौर्य थे। और बृहदत्त मौर्य की जो मृत्यु है ना ये आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था जो कि आपका 185 ईसा पूर्व में जो वो किया गया था। और पुष्यमित्र शुंग ने ही जो है बृहदत्त मौर्य की हत्या करके जो है शुंग वंश की जो है वो स्थापना किए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सोम्पेन जनजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए सोम्पेन जनजाति की बात कर ले तो ये जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो ये पाया जाता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो है ना ये किस पार्टी से संबंधित है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं ये आपके मोहन चरण मांझी है, और मोहन चरण मांझी जो है ना ये आपके उड़ीसा के 15वें नंबर के जो ये आपके मुख्यमंत्री जो वो बने हैं, और ये जो आपके भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, तो बीजेपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज HIV फुल फॉर्म, यानी HIV का जो फुल फॉर्म जो वो पूछा गया था। तो देखिए HIV का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका एड्स का ही जो ये आपका कारण बनता है, तो एग्जाम में अगर एड्स का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो देखिए एड्स का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि COP29 सम्मेलन ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 11 से 22 नवंबर 2024 को जो है ये आपका बाकू अजरबैजान में जो ये आपका आयोजित किया गया था, तो बाकू अजरबैजान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा COP30 की बात कर ले तो देखिए COP30 का जो आयोजन है ना ये आपका नवंबर 2025 में ब्राजील के बैलेम में जो ये आपका आयोजित किया जाएगा, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा मंत्रालय जो है मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, और ये जो आपका मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए जो ये आपका जिम्मेदार है। तो देखिए ये जो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है ना ये आपके मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए जो ये आपका जिम्मेदार है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मनरेगा से पहले भी जो है मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारे वीडियो में जो वो बता चुका हूं, तो अब एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वीडियो जो आपको वो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आंध्र प्रदेश में गहन कृषि को जो ये आपका किस नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये आपका जो है अलग टॉपिक पूछा गया है, तो इसके बारे में मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ना वो बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए गहन कृषि को ही जो है ये आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो वो कहा जाता है, या फिर इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे जो आपका झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को जो है ये आपका पोडू के नाम से जो वो जाना जाता है, तो पोडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए मध्य प्रदेश में झूम कृषि को जो है ना ये आपका दहिया और बेबर के नाम से जो ये आपका जाना जाता है। वहीं अगर उड़ीसा में बात कर ले तो देखिए उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को जो है ना ये आपका कॉमन, विंगा और धाबी के नाम से जो वो जाना जाता है। राजस्थान में झूम कृषि को जो है ये आपका वालरा या फिर बत्रा के नाम से जो वो जाना जाता है, और झारखंड में झूम कृषि को जो है ना ये कुरुवा के नाम से जो वो जाना जाता है, और असम में जो है आपका झूम कृषि को जो है ये आपका झूम के नाम से ही जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सितार का जो जनक है ना ये किसे माना जाता है। तो देखिए सितार का जो जनक है ना ये आपके अमीर खुसरो को जब वो माना जाता है, तो अमीर खुसरो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक जो है ये कौन रहे थे। तो देखिए मुगल साम्राज्य के जो अंतिम शासक है ना ये आपके बहादुर शाह जफर रहे थे, और ये जो आपके बहादुर शाह जफर थे ना ये आपके अकबर द्वितीय के जो है ये आपके दूसरे पुत्र और उत्तराधिकारी भी जो वो रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1857 की भारतीय विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को जो है ये दिल्ली में जो वो निर्वासी जो वो कर दिया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बहादुर शाह जफर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में अधिकतम जो है ये कितने सदस्य जो वो हो सकते हैं। तो देखिए आपका राज्यसभा को जो है आपका ऊपरी सदन भी जो वो कहा जाता है, और निचला सदन जो है आपका लोकसभा को जो वो कहा जाता है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है ना ये आपका 250 सदस्य हो सकते हैं, तो 250 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इनमें से 12 सदस्य जो होते हैं ना ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो वो चुने जाते हैं, और बाकी जो आपके 238 सदस्य है ना ये आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व जो है ये आपके चुने जाते हैं। इसके अलावा राज्यसभा की बात कर ले तो ये जो आपका एक अस्थायी सदन होता है, और इसे आपका कभी भी जो वो भंग नहीं किया जा सकता है, तो 250 सदस्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की जो व्यवस्था है ना ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से जो वो आपका लिया गया है। और राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना ये आपके प्रत्येक 6 वर्षों का होता है, और हर 2 साल में 2/3 सीटों के लिए जो है इसका चुनाव जो वो करवाया जाता है। इसके अलावा बात कर ले राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो ये कितनी होनी चाहिए, तो ये आपका 30 वर्ष जो वो होना चाहिए। वहीं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो ये आपका 25 वर्ष जो वो होना चाहिए। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि लोकसभा का जो है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। आपके ऑप्शन में मैं दे देता हूं 550 सदस्य हो सकते हैं या 552 सदस्य हो सकते हैं, तो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि फ्रांस और भारत के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो देखिए फ्रांस और भारत के मध्य जो है ना, ये आपका वरुण, गरुड़ और शक्ति जैसे युद्ध अभ्यास जो वो किए जाते हैं। हालांकि प्रश्न इस प्रकार से था कि ये जो आपका शक्ति युद्ध अभ्यास है ना, ये किन देशों के मध्य होता है। तो देखिए ये जो आपका शक्ति युद्ध अभ्यास है ना, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। तो ऑप्शन में आपका फ्रांस जो वो दिया गया था, तो फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित कौन सा ज्वालामुखी है। तो देखिए भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना, ये आपका बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति का जो है मुख्य कारण क्या रहा था। तो देखिए 1857 की विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था ना, ये चर्बी वाले कारतूसों का प्रचलन था। इसके अलावा राजनीतिक भी रहा था, सैन्य भी रहा था, सामाजिक दबाव और भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को जो वो आहत करना, ये जो आपका 1857 के विद्रोह का जो है ये आपका प्रमुख कारण रहा था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव करके भी ऑप्शन जो वो दिया गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत में जो ये आपका शामिल नहीं है। तो देखिए पहले भी मैंने आपको बताया कि डीपीएससी में आपके 3 सिद्धांत जो वो आपके शामिल है, जिसमें आपका नेहरू सिद्धांत जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका नेहरू सिद्धांत है ना, ये आपके डीपीएससी सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो नेहरू सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपका WBC का जो है ल्यूकोसाइड, जिसे आपका ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है, और इसका जो वो कार्य पूछा गया था। तो देखिए WBC का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, यानी अगर इंग्लिश में वाइट कर ले तो देखिए WBC का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, और इसे ही जो आपका ल्यूकोसाइड जो वो कहा जाता है। और इसके अगर कार्य की बात कर ले तो ये जो आपके शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में जो ये आपका मदद करता है, और ये जो आपके रक्त और लसिका ऊतक में जो है ये आपका पाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका WBC है ना, ये आपके प्रतिरक्षा प्रणाली का जो है एक हिस्सा भी है। इसके अलावा अगर इसके अन्य कार्य की बात कर ले तो ये जो आपका बैक्टीरिया और वायरस के विरोधी में एंटीबॉडी भी जो ये आपका बनाता है। इसके अलावा हानिकारक बैक्टीरिया को भी जो ये आपका नष्ट करता है, घातक बीमारियों से भी जो ये आपका लड़ता है, संक्रमण के स्थान का जो ये आपका पता लगाता है। इसके अलावा अन्य श्वेत जो रक्त कोशिकाओं को जो है संक्रमण के स्थान के बारे में भी जो ये आपका सूचित करता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक आपका प्रश्न जो है साइंस में ही आपका DNA और RNA में से भी जो वो देखने को मिला था। तो DNA और RNA से आपका क्या प्रश्न पूछा गया था, ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जो है जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में ध्वज, जिसे आपका सप्तवर्षीय ध्वज के रूप में भी जो वो जाना जाता है, और इसे जो है ये किसने फहराया था। तो देखिए 1907 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में जो ध्वज फहराए थे ना, ये आपके मैडम भिखाजी कामा ने जो वो फहराया था। तो मैडम भिखाजी कामा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चिकित्सा में एमपॉक्स का जो अर्थ है ना, ये क्या होता है। तो देखिए चिकित्सा में एमपॉक्स का जो मतलब होता है ना, ये आपके मंकी पॉक्स वायरस होता है, यानी मंकी पॉक्स होता है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, ये किस पर आधारित था, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य जो ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये आपका 1956 से लेकर जो ये आपका 61 तक चला था, और ये जो आपके बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों के विकास पर जो ये आपका आधारित था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस योजना का जो मकसद था ना, इन उद्योगों को प्रतिस्थापित करना था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपके PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1991 के जो है भारत सरकार के आर्थिक नीति से जो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था, और इसमें जो आपका वैश्वीकरण का जो है आपका मतलब जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1991 के भारत आर्थिक नीति से आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो इसमें मैं आपको सारा एक्स्ट्रा फैक्ट जो वो बता देता हूं। तो देखिए 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक नीति में बदलाव करके जो है वैश्वीकरण की दिशा में जो वो कदम उठाए थे, और इस बदलाव के जरिए भारत ने आयात निर्यात की नीतियों में भी जो वो सुधार किया था, और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति भी जो वो दिया गया था। और इसी बदलाव को जो है ये आपकी नई आर्थिक नीति यानी NEP के नाम से भी जो वो जाना जाता है। वहीं अगर 1991 में वैश्वीकरण के अगर मतलब की बात कर ले तो देखिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इसका मतलब है कि देशों के बीच व्यापार, पूंजी और सेवाओं का आदान प्रदान आसान और तेज होना, यानी वैश्वीकरण के जरिए दुनिया भर में देशों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में जो है ये आपका बदलाव जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति के तहत आपके कई सारे बदलाव किए गए थे, जैसे कि आयातों का जो आपको उदारीकरण जो वो देखने को मिला था, पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर जो ये आपके सीमाओं में कमी जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी FERA को जो निरस्त करके जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी FEMA जो वो आपका लाया गया था। इसके अलावा टैरिफ संरचना में आपका जो वो सुधार भी किया गया था। निर्यात पर आपका शुल्क भी जो है आपका हटाया गया था। निजी क्षेत्रों को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधियों से आपका मुक्त कराना भी जो है इस
का जो वो रहा था और व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में भी जो आपका कमी जो वो देखने को मिला था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के ताज जो वो अधीन कर दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन जो वो समाप्त कर दिया गया था और भारत को इंग्लैंड के ताज के जो वो अधीन कर दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपका ये कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाली विधियां जो होगी ना ये आपका शून्य होगी। यानी कहने का मतलब कि ये जो विधियां है ना ये आपके न्यायिक समीक्षा के योग्य होगी। तो ये जो आपका अनुच्छेद 13 में जो ये आपका कहा गया है तो अनुच्छेद 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली संस्था कौन सी है। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली जो संस्था है ना ये आपका टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस है। इसके बाद आपका इन्फोसिस जो है ये आपका दूसरे नंबर पर आता है। तो टीसीएस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चिल्का झील जो है ये आपका किस नदी पर स्थित है। तो देखिए चिल्का झील की बात कर ले तो ये जो आपका भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है और ये जो आपका एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की जो है लैगून और दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी जो है ये आपका तटीय लैगून झील है। तो और इसके अगर आप बात कर ले तो देखिए ये जो आपका चिल्का झील है ना ये आपके महानदी की सहायक नदी दया के मुहाने पर स्थित है। तो ऑप्शन में आपका महानदी दिया गया था तो महानदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका चिल्का झील है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड यानी शर्करा के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को जो है ये आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए शर्करा के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को जो है ये आपका फर्मेंटेशन जो वो कहा जाता है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो इसे जो आपका किण्वन जो वो कहा जाता है। तो फर्मेंटेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि टीवी धारावाहिक रामायण में जो आपके भगवान श्री राम की जो भूमिका निभाए थे ना जिनका नाम आपका अभिनेता अरुण गोविल है और ये जो आपके कहाँ के सांसद है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके अरुण गोविल है ना ये आपके उत्तर प्रदेश से मेरठ लोकसभा क्षेत्र से जो ये चुनाव जो वो लड़े थे। तो या तो ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश दिया गया होगा या फिर आपका मेरठ दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है उनके पद से कैसे जो वो हटाया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो है ना संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव की जरूरत होती है। और अगर रिपोर्ट को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी मिलती है ना तो महाभियोग का प्रस्ताव जो ये आपका पारित किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति जो है ना अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुख्य न्यायाधीश को हटाने का आदेश जो वो देते हैं। यानी पूर्ण बहुमत से जो है ये आपके जो वो हटाए जाते हैं। तो विशेष बहुमत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मालेश्वर यात्रा जो है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मालेश्वर यात्रा जो है ना ये आपके महाराष्ट्र के मराल में स्थित मालेश्वर मंदिर में जो है इस यात्रा को जो वो आपका मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका मालेश्वर मंदिर है ना ये आपके भगवान शिव को जो है ये आपका समर्पित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि शास्त्रीय संगीत में जो है कितने स्वर होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय संगीत में जो है ना ये आपके 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 जो होते हैं ना ये आपके विकृत स्वर होते हैं। और इस तरह कुल मिलाकर आपके 12 स्वर होते हैं। तो अगर शुद्ध स्वर पूछा गया होगा तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर विकृत स्वर पूछा गया होगा तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। और कुल मिला के अगर स्वर पूछा गया होगा तो 12 स्वर जो वो आपके होते हैं। तो इन तीनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन का जो है ज्ञात करने का सूत्र जो वो पूछा गया था। तो देखिए एक्सेलरेशन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना ये आपका v-u/t होता है। लेकिन बच्चों ने बताया कि v-u/t ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन का भी एक और आपका भी जो है वो सूत्र होता है जो कि आपका v2-v1/t2-t1 होता है। तो शायद आपका यही ऑप्शन में दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात कर ले तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर को ही जो है ये आपका त्वरण जो वो कहा जाता है। और एक्सेलरेशन को जो ये आपका स्मॉल a से जो ये आपका दर्शाया जाता है। और एक्सेलरेशन का जो आपका एसआई इकाई होता है ना यानी एसआई यूनिट जो होता है ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने को मिला था कि संगम युग के दौरान जो है आपका कौन सा वंश जो है ना ये आपके सत्ता में नहीं थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगम युग में आपके चेर, चोल और पांड्य राजवंश को जो है वो शासन रहा था। और इन तीनों राजवंशों को जो है ये आपका मूवेंद्र के नाम से भी जो वो जाना जाता था। तो ये 3 तो आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है कि आपका पल्लव वंश दिया गया होगा या फिर गुप्त वंश दिया गया होगा, कुछ भी ऑप्शन में दिया गया होगा। लेकिन ये 3 तो आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2024 के बजट से भी जो है आपके प्रश्न जो वो देखने को मिले थे। तो 2024 के बजट से क्या प्रश्न था आप जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है।